Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। आज स्टूडेंट्स हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और इसमें कौन से डिफरेंट फार्मूले होते हैं जिनको आगे हमको यूज करना है। सो बेसिकली सेल क्या है बेटा, ये एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डिफिनीशन अगर लिखना है तो यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है सेल का, आप नोट कर सकते हैं, ये फिगर ड्रॉ कर सकते हैं और ये डिफिनीशंस लिख सकते हैं। बेसिकली सेल के तीन कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सेल का डिफिनीशन क्या भाई, सेल इज अ डिफाइंड एज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी सेल क्या करता बेटा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब सेल दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या सेल होता है, जो एक बार डिस्चार्ज हो गया तो फिर उसको चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी वो वेस्ट हो जाता है, हम उसको थ्रो कर देते हैं। जनरली जो बैटरीज मार्केट में पेंसिल बैटरीज अवेलेबल हैं या डिस्क टाइप की घड़ी वगैरह में लगती हैं छोटी बैटरीज, ये सारी की सारी क्या है, प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होते बेटा, जिनको डिस्चार्ज होने के बाद अगेन चार्ज किया जा सकता है, यानी वो रीयूजेबल है। एक बार डिस्चार्ज हो गया फिर चार्ज करके यूज कर सकते हैं, डिस्चार्ज हो गया फिर चार्ज करके यूज कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारी बैटरी मार्केट में अवेलेबल है। ये लिक्विड सेल भी हो सकते हैं, सॉलिड सेल भी हो सकते हैं। जैसे घरों में लाइट जाने पे जो बैटरी हम यूज करते हैं इन्वर्टर के साथ, वो लिक्विड सेल है, सेकेंडरी सेल है, क्योंकि वो चार्ज होते रहते हैं। ऐसे ही मोबाइल में जो हम बैटरी यूज कर सकते हैं सॉलिड सेल है, लेकिन अगेन वो चार्ज हो सकता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये सेल वर्क कैसे करता है बेटा, तो बेसिकली सेल क्या है बेटा, ये एक वेसल है, इंसुलेटेड वेसल, जिसमें दो मेटल प्लेट रखे हुए, एक मेटल प्लेट यहाँ पे रखा है, एक मेटल प्लेट यहाँ पे रखा है, और इसके अंदर एक लिक्विड है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है उसको आप आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे सर्किट देख लें तो ये जो यहां से नीचे वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सेल, इसको हम सेल कहते हैं। अब यहाँ ऊपर एक्सटर्नल सर्किट हमने दिखाया, एक वायर, बैटरी के ये दो टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। इन बैटरी के दो टर्मिनल से एक्सटर्नल सर्किट को जोड़ा है, जहां पे आप बल्ब यूज कर रहे होते हैं, या फैन चल रहा होता है, फ्रिज चल रहा होता है, टीवी चल रहा होता है, इन सब को हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पे एक सेल है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या बेटा, कोई भी साल्ट ले लें, अगर हम वाटर के अंदर इसको डाल दें तो ये डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होके साल्ट जब सॉलिड फॉर्म में होता है बेटा, तो वो मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है। और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जब हम इनको वाटर में डालते हैं तो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट करीब करीब 81 या 82 के आसपास है, और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है
कि दो चार्ज के बीच में अगर फोर्स F लग रहा है, उसको किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दें तो फोर्स F/K हो जाएगा, जहां पर K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां पे जो आयंस है उस मॉलिक्यूल के अंदर, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। सॉल्ट का जो सॉल्ट लिया उसके मॉलिक्यूल्स में आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, और वो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे होते हैं, जिसके वजह से बंधे हैं। लेकिन जब हम वाटर के अंदर डालते हैं तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उनके बीच में फोर्स बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर जाता है, यानी करीब करीब 80 गुना कम हो जाता है, जिसके वजह से वो ब्रेक कर जाते हैं। क्यों ब्रेक कर जाते हैं? क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में तो है, लेकिन इनके पास ड्यू टू थर्मल एजिटेशन वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से जब फोर्स इनके बीच डिक्रीज कर जाता है तो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं। तो सॉल्ट को वाटर के अंदर डालने पे रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, इस लिक्विड के अंदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन डेवलप हो जाते हैं, जो फ्रीली इसमें मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो दोनों मेटल प्लेट है बेटा, ये दो डिफरेंट मेटल के चूज किए जाते हैं। होता क्या है कि जब ये आयन यहाँ पे डेवलप होते हैं तो ड्यू टू सम केमिकल फोर्स और बैटरी फोर्स, यहाँ पे फिजिक्स में हम यही दो वर्ड यूज करेंगे बेटा, बाकी डिटेल में आप केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम क्या कहेंगे, ड्यू टू सम केमिकल फोर्स और बैटरी फोर्स। होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आयंस है, वो एक प्लेट पे कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और नेगेटिव आयंस दूसरे प्लेट पे। जो पॉजिटिव आयंस है उनको हम कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव आयंस को एनायन कहते हैं। और ये जो सॉल्यूशन बना बेटा उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इनके ऊपर कलेक्ट क्यों होना शुरू हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके कंबाइन क्यों नहीं हो जाते हैं? तो इसका तो आंसर बड़ा इजी है। होता क्या है, जब फोर्स इनके बीच F/K टाइम्स हो गया है, यानी करीब करीब 80 गुना हो गया है, और ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, तो जब भी ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम कर लेते हैं, यानी एक दूसरे से कंबाइन नहीं होते हैं। अब हमने क्या कहा, ड्यू टू सम केमिकल फोर्स और बैटरी फोर्स, पॉजिटिव आयंस यानी कैटायंस एक प्लेट पे इकट्ठे होने लगते हैं और नेगेटिव आयंस दूसरे प्लेट पे इकट्ठे होने लगते हैं। यहां पे हम फिगर में समझाते हैं, एक प्लेट हमारा ये है भाई और दूसरा प्लेट ये है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, और यहां पे समझाने के लिए एक हम पॉजिटिव आयन ले लें, दूसरा नेगेटिव आयन ले लें। अब हमने क्या कहा, ड्यू टू सम बैटरी फोर्स और केमिकल फोर्स, ये सपोज कर लो यहां पे जाके इकट्ठा हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और यहां पे ये गया नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे इकट्ठा हुआ। तो बैटरी फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे इधर लग रहा और नेगेटिव चार्ज पे इधर लग रहा। इसको हमने नाम क्या देंगे बेटा, एफ बैटरी। बैटरी फोर्स है ये, एफ बैटरी, या एफ केमिकल फोर्स भी कह सकते हो। केमिकल फोर्स हम नाम देते हैं एफ केमिकल। केमिकल फोर्स की वजह से ये इधर जा रहा, ये इधर जा रहा। ये केमिकल फोर्स कांस्टेंट इन नेचर होता है, यानी कांस्टेंट फोर्स होता है।
अच्छा, जो ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस प्लेट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट होगा भाई, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, या इसके अंदर और भी जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा भाई, इधर फोर्स लगाएगा। एफ इलेक्ट्रिक इसको नाम दे दें। और निगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, एफ इलेक्ट्रिक। लेकिन ये इनिशियली तो जीरो होता है, क्योंकि जब यहां कोई चार्ज नहीं, यहां कोई चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो है। लेकिन जैसे जैसे चार्ज इस पे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा बेटा तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, और इंक्रीज करते करते कभी न कभी ये इलेक्ट्रिक फोर्स केमिकल फोर्स के इक्वल हो जाता है। और जब केमिकल फोर्स के इक्वल हो जाता है तब इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस है उस पे नेट फोर्स जीरो हो जाता है और उनका मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। मूवमेंट जब स्टॉप हो गया, ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और उस केस में यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। यानी मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इसके अंदर जब दो डिफरेंट मेटल प्लेट डालेंगे तो T इज इक्वल टू जीरो पे ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। लेकिन जैसे जैसे चार्जेस कलेक्ट होना शुरू होंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता जाएगा, और इंक्रीज करते करते ऐसा नहीं होगा कि इनफाइनाइटली इंक्रीज करेगा, ये एक कांस्टेंट वैल्यू गेन कर लेगा। कब, जब इलेक्ट्रिक फोर्स केमिकल फोर्स के बराबर हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ बेटा, इसी को हम ईएमएफ ऑफ सेल, ई से डिनोट करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक मिसनॉमर है। मिसनॉमर का मतलब क्या हुआ बेटा, जो भी किसी चीज का हम नाम रखते हैं वो उसके किसी न किसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से हमको ऐसा लगता है कि ये एक टाइप का फोर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस है। जब ये नाम रखा गया था तब साइंटिस्ट सोचते थे ये एक टाइप का फोर्स है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रख दिया। आगे चल के पता चला कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। खैर, उसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो हमने क्या कहा, ये हमने पूरा सर्किट बनाया हुआ है। अगर सेल ओपन है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठे हुए, नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठे हुए। इक्विलिब्रियम आने के बाद ये चार्ज का मूवमेंट स्टॉप कर जाएगा, यानी चार्ज तो रैंडम मोशन में होंगे लेकिन यहाँ पे चार्ज का कलेक्शन फर्दर स्टॉप हो जाएगा एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस के बाद। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या बेटा, इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस between the two terminals of cell in open circuit। यानी सर्किट जब ओपन है, सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तब दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चूंकि ये एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए इसका यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का बेटा, वोल्ट। वोल्ट होगा यूनिट। अब ये सेल वर्क कैसे करता, कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है।
तो होता क्या बेटा कि ये जो आयंस का मूवमेंट है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, लेकिन ये ड्यू टू केमिकल फोर्स इधर मूव कर रहा है। इसके लिए केमिकल फोर्स को वर्क करना पड़ता है, केमिकल फोर्स को वर्क करना पड़ता है, तब ये जाके इकट्ठा होता है यहाँ पे, और वही के वर्क डन केमिकल एनर्जी का वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब कैसे यहाँ पे करंट फ्लो करता है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसको फिर से यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारा नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, यहां पे अंदर पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस है। यहां पे एक बल्ब हमने लगाया और यहां पे एक स्विच लगा दिया। देखो होता है क्या बेटा, जब स्विच ओपन है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, जिसको हम क्या करें, ईएमएफ, उस पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कह रहे हैं। पूरे बैटरी के अंदर नेट चार्ज 0 है। जो ही हम इसको क्लोज करेंगे तो होगा क्या, ये जो कनेक्टिंग वायर है कंडक्टर से मिलकर बना है, तो कनेक्टिंग वायर से एक इलेक्ट्रॉन, हम समझाने के लिए बता रहे, एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर इस प्लेट पे चला गया। अच्छा, अब इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन आया तो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। भाई ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आया तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन इसके जगह पे आ जाएगा, उसके बगल वाला यहाँ पे आ गया, उसके बगल वाला यहाँ पे आ गया, उसके बगल वाला यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब इस एंड पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो वो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज यहां से जंप करके इस पे आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव चार्ज इस तरीके से मूव करता है। बात समझ रहे भाई हमारी। देखो क्या हो रहा है, ये जो कनेक्टिंग वायर है इसके अंदर कंडक्टर से बना है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो ही ये सर्किट हम क्लोज करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो एक इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव प्लेट इसको दे देगा, यानी इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मिल गया। अब अंदर की बात समझे, तो अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज जो ही कम हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आके कलेक्ट हो जाएगा, तो इसको अपना पॉजिटिव चार्ज मिल गया। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हुआ था, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐसे आ गया और इस पे कलेक्ट हो गया। अब देखें करंट कैसे फ्लो कर रहा है। तो सर्किट में अगर कंडक्टर में हम देखें एक्सटर्नल सर्किट में, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है, यानी करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा होगा। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे फ्लो किया। अच्छा, अब इस बैटरी के अंदर करंट देखें तो कैसे मूव कर रहा है, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा वो करंट का डायरेक्शन होता है, या जिधर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। तो सेल के बाहर अगर हम देखें बेटा, तो करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, लेकिन सेल के अंदर देखें तो करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। तो इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। अब ये सेल कर क्या रहा है भाई, इस मैकेनिज्म के थ्रू, जो चार्ज ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, इस मैकेनिज्म के थ्रू वो दोनों प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट बनाए रख रहा है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहा है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ रहे बेटा, उसको एनर्जी ये बैटरी दे रहा है। तो इस बैटरी से एनर्जी लेके ये इधर से इधर जा रहा है। अब अगर वो बल्ब है वहां पे, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है बल्ब के अंदर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है,
अगर वहां पे एक फैन है या मोटर है तो ये इलेक्ट्रॉन की फ्री एनर्जी उस बल्ब के कॉइल के अंदर जाके टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिससे वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बैटरी अपने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इस तरीके से ये बैटरी वर्क करता है। बैटरी कैसे वर्क करता है बेटा, ये चीज समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि मेन ये चीज बेटा, उसके आगे तो फॉर्मूला है, डिफिनेशन से और फॉर्मूले। तो एक बार कैसे वर्क करता है बैटरी वो समझ में आ गया तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक बार फिर हम आपको बताते हैं। देखो होता क्या है कि ये जो बैटरी है वो क्या कर रहा है बेटा, ये बैटरी इस वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, प्रोवाइड करता है। बैटरी कहां से प्रोवाइड करता है? अपने केमिकल एनर्जी से। अपने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब वो मैकेनिज्म क्या, कैसे कन्वर्ट करता है? तो कन्वर्ट ऐसे करता है बेटा कि पॉजिटिव आयंस ड्यू टू सम केमिकल फोर्स और बैटरी फोर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जैसा हमने दिखाया, और नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहे हैं। तो उनको वर्क करना पड़ता, बैटरी को वर्क करना पड़ता है इस मूवमेंट के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है। भाई ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर क्रिएट होगा और ये इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट इसको ले जाना है, तो बैटरी को वर्क करना पड़ता है। इस तरीके से बैटरी की केमिकल एनर्जी खर्च होती है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन चार्ज के कलेक्शन की वजह से, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर होता है या करंट का मूवमेंट इधर से इधर होता है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अंदर केमिकल एनर्जी खर्च हो रही है, बाहर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इस तरीके से ये सेल वर्क करता है। सेल का ईएमएफ क्या है, इसको अभी हमने एक्सप्लेन किया। जब सेल ओपन सर्किट में होता है तो दोनों प्लेट के बीच में या दोनों टर्मिनल के बीच में बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ओपन सर्किट में, उसी को हम ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसका पोटेंशियल हम 0 मान लें, क्योंकि उसके अंदर नेट चार्ज क्या 0 है। तो ये वाला जो पॉजिटिव प्लेट है वो इसके रेस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसके पोटेंशियल को हम V प्लस सपोज कर लें, और ये जो नेगेटिव प्लेट है उस पे नेगेटिव चार्ज होगा, यानी वो लो पोटेंशियल पे होगा। उसके पोटेंशियल को हम V माइनस सपोज कर ले, और ये सॉल्यूशन खुद 0 पोटेंशियल पे है, तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। एक एग्जांपल हम ले लें, सपोज कर लो ये 3 वोल्ट पे है और ये -2 वोल्ट पे है। अब हम आपसे कहें कि इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आप क्या कहेंगे 3 माइनस 2, यही कहेंगे ना भाई। तो 5 वोल्ट हो गया। ये जो 5 है ये E है भाई, इसी को हमने यहाँ पे E लिखा है, इज इक्वल टू ये जो 3 है V प्लस है, देन माइनस ये जो -2 है वो V माइनस है। तो जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो दोनों इलेक्ट्रोलाइट के प्लेट्स को, जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है जब सर्किट ओपन। नेक्स्ट टर्म है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है बेटा, इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पीडी लिखा हुआ बेटा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 टर्मिनल्स। दोनों टर्मिनल्स या दोनों इलेक्ट्रोड्स के टर्मिनल्स इस एंड को कहते बेटा, ये ध्यान देखना,
देना, क्योंकि बुक में टर्मिनल कभी लिखा होता है, कभी इलेक्ट्रोड लिखा होता है, बात दोनों एक है। इलेक्ट्रोड का मतलब हो गया ये पूरा प्लेट, और टर्मिनल का मतलब हो गया उस प्लेट का एंड। तो चूंकि वो मेटल का बना हुआ, तो जो वोल्टेज इसका होगा वही इसके एंड का होगा, इसलिए हम टर्मिनल वोल्टेज या दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है? दोनों टर्मिनल्स या दोनों प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। बहुत सारे बुक में या पढ़ोगे बेटा, या टीचर ऐसा पढ़ाते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स इन क्लोज्ड सर्किट। ऐसा वो कहते हैं, इन क्लोज्ड सर्किट मतलब जब सर्किट क्लोज हो, यानी करंट फ्लो कर रहा हो। लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है, अगर एग्जाम में आएगा तो ये गलत माना जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या बेटा? दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को सिंपली हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, चाहे सर्किट क्लोज हो चाहे ओपन हो। यानी जो ईएमएफ है वो टर्मिनल वोल्टेज का ही एक स्पेशल केस है। कैसे स्पेशल केस है? यही चीज वो है। कैसे वो है बेटा, वो हम समझाते हैं। उसके पहले टर्मिनल वोल्टेज के फार्मूले को बता ले। जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे इस केस में सेल डिस्चार्ज हो रहा है बेटा, तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा V इज इक्वल टू E माइनस IR होगा। कैसे यह आया आगे हम डिस्कस करेंगे जब किरचॉफ्स लॉ पढ़ाएंगे बेटा। यहाँ पे बस फार्मूला बता दे रहा है, आप इसको याद कर लो, आगे हम समझाएंगे। हाँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी इस चीज को समझ रहे होंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा ये कैसे हुआ, आगे हम इसको समझाएंगे। तो जो टर्मिनल वोल्टेज जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है का मतलब क्या हो बेटा? सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलना और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है एक्सटर्नल सर्किट में। यानी सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते बेटा, जो सेल का सिंबल है वो ये है, दिस इज सिंबल ऑफ सेल। इस तरीके से ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ये लंबा वाला जो लाइन ड्रॉ किया ये क्या? पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। अब इसको किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये सेल का ईएमएफ, ये ई जो हमने लिखा दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट यानी टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का क्या होता है अभी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल सर्किट में हम देखें तो करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, यानी पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलना और नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा। इस केस में सेल क्या हो रहा है बेटा? डिस्चार्ज हो रहा है, और सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? V इक्वल टू E माइनस IR, यानी टर्मिनल वोल्टेज सेल के ईएमएफ से कम होगा जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। अब अगर ओपन सर्किट है, यही ओपन सर्किट में हम कर दे तो होगा क्या? I 0 हो गया, और I 0 हो गया बेटा तो V इज इक्वल टू E हो गया। यानी E किसके बराबर है? टर्मिनल वोल्टेज के बराबर है जब सेल से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या? दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, चाहे सेल में करंट फ्लो कर रहा हो या ना फ्लो कर रहा हो। जब करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा तो उसी टर्मिनल वोल्टेज को हम ईएमएफ ऑफ सेल कहेंगे, लेकिन जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसको हम सिंपली टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। अब चार्जिंग ऑफ सेल का मतलब क्या होता है बेटा? चार्जिंग ऑफ सेल क्या होता है कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इंटर कर रहा है और नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है। बेसिकली जो सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं उनको चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? एक डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, और डीसी सोर्स से कनेक्ट करके कैसे चार्ज किया जाता है बेटा? डीसी सोर्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और डीसी सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल जो होता है
वो सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, एक रेजिस्टर लगा देते हैं यहाँ सीरीज में। होता क्या है, जो ये डीसी सोर्स लगाया हमने, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये चार्ज होगा, क्योंकि ये करंट इधर भेजेगा और ये करंट इधर भेजेगा। तो अगर ये ज्यादा होगा तो ओवरऑल क्या होगा, ये पावरफुल होगा, मोर पावरफुल होगा, और करंट इधर से इधर फ्लो करेगा। जब करंट इधर से इधर फ्लो करेगा बेटा, तो इस केस में हम कहते हैं कि बैटरी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। और जब बैटरी चार्ज हो रहा है तो बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा बेटा, वो V इज इक्वल टू E प्लस IR होगा, यानी टर्मिनल वोल्टेज EMF से ज्यादा होगा। 12th में स्कूल में जनरली टीचर इस टाइप का पढ़ाते हैं, या बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि टर्मिनल वोल्टेज EMF से हमेशा कम होता है। ये एक गलत स्टेटमेंट है। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू EMF इफ सेल इज डिस्चार्जिंग। ये लिखना जरूरी, इफ सेल इज डिस्चार्जिंग। अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा तो ऐसा होगा, अदरवाइज इन जनरल टर्मिनल वोल्टेज may be equal to EMF of cell in open circuit. It may be less than EMF of cell in discharging of cell, and terminal voltage may be greater than EMF of cell in charging of cell. तो डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज EMF से कम होगा, चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज EMF से ज्यादा होगा, और ओपन सर्किट होगा यानी करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा, तो चाहे ये केस लो या ये केस लो, टर्मिनल वोल्टेज दोनों केस में EMF के इक्वल होता है। अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस पे आते बेटा। इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस के पहले हम एक टर्म डिस्कस कर दें, आइडियल सेल। आइडियल सेल क्या होता है, क्योंकि अगर हम इसको यहां नहीं डिस्कस करेंगे तो हो सकता है भूल जाए और ये आप समझ नहीं पाएंगे। आइडियल सेल क्या होता है बेटा, हर एक रियल सेल यानी जो सेल हमारे पास अवेलेबल है डे टू डे लाइफ में, उसका खुद का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, और सेल के इस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब अगर किसी सेल का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो तो इसी को हम आइडियल सेल कहते हैं। आइडियल सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ये एक आइडियल कंडीशन है, इसलिए हम इसको आइडियल सेल कहते हैं। यानी आइडियल सेल का सिंबल ऐसे होगा, दिस इज आइडियल सेल। इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस हमने नहीं दिखाया है, तो ये क्या है बेटा, एक आइडियल सेल है। अदरवाइज रियल सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अगर आइडियल सेल है तो उस केस में ओपन सर्किट हो या क्लोज सर्किट हो, सेल डिस्चार्ज हो रहा हो या चार्ज हो रहा हो, टर्मिनल वोल्टेज EMF के इक्वल होगा। तो ये हो गया फिर। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते बेटा, और ये यहाँ पे हम दिखा रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या। पहले इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय electrodes and electrolyte to the flow of charges inside electrolytic solution या inside cell। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बेटा, दोनों मेटल प्लेट यानी दोनों इलेक्ट्रोड और
इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इन आयंस के फ्लो में, चार्ज के फ्लो में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, इसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब वो प्रोड्यूस कैसे करते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो होता क्या बेटा कि जब ये आयंस इधर से इधर मूव कर रहे होते हैं तो इनके बीच में कंटिन्यूअस कोलिजन हो रहा होता और इस तरीके से वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं इन कोलिजन के थ्रू। दूसरा, जब ये यहाँ पे कलेक्ट होते हैं तो होता क्या है, इस पे गैसेज वगैरह कलेक्ट हो सकती हैं या कोई कोटिंग कलेक्ट हो जाएगा बेटा, या फिर ये पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो ये जो गैसेस कलेक्ट हो रही हैं इस तरीके से ये एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है इसको यहाँ कलेक्ट होने में या नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे कलेक्ट होने में। इस तरीके से दोनों मेटल प्लेट रेजिस्टेंस कॉज करते हैं। अगर यहाँ पे गैस बबल्स कलेक्ट हो रहे हैं, इनको बाहर निकाल के उनको साफ कर दे, फिर से डालें, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं उसके पहले हम डिस्कस करेंगे ईएमएफ किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेटा। ईएमएफ ऑफ अ सेल ओनली डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, इसको आप नोट कर लीजिए। ईएमएफ ऑफ अ सेल ओनली डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। फर्स्ट क्या बेटा, नेचर ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स है उसके नेचर पे डिपेंड करते हैं कौन से दो इलेक्ट्रोड्स, कौन से दो मेटल प्लेट्स हमने लिए हैं। सेकेंड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये ईएमएफ इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते बेटा, और किन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस का तो डेफिनेशन हो गया बेटा, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो पहला फैक्टर है एरिया ऑफ टू मेटल प्लेट्स या एरिया ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। ये जो दोनों इलेक्ट्रोड बेटा, इनका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। रीजन इसका क्या है बेटा, सरफेस एरिया जब ज्यादा होगा तो चार्जेस इजिली डिफरेंट प्लेसेस पे कलेक्ट हो सकते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर वही यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, मान लो हमने बस एक ही प्लेट बनाई, ये पॉजिटिव प्लेट, इसको ऐसे हमने दिखाया बेटा, और यहाँ पे ये आयंस है इस तरीके से, पॉजिटिव आयंस को यहाँ पे कलेक्ट होना, और एक हमने क्या किया, ऐसे दिखा दिया, ये कनेक्टिंग वायर और ये दिखा दिया। दूसरा, अब यहाँ पे ढेर सारे आयंस है, पॉजिटिव आयंस है, तो सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या होता है, इनका मूवमेंट इजे, ये यहाँ पे कलेक्ट हो गया, ये यहाँ पे कलेक्ट हो गया, ये यहाँ पे कलेक्ट हो गया, यहाँ पे कलेक्ट हो गया, तो एरिया ज्यादा होने से ये यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। इस तरीके से जब आसानी से पहुंच सकते हैं यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ एरिया कम है, आयंस ढेर सारे हैं, तो ये यहाँ पे पहुंच गया बेटा एक बार, तो ये इसको आने के लिए वो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा, तो इसको भी यहीं पे कलेक्ट होना, इनका आपस में कोलिजन भी बढ़ जाएगा यहाँ आने के लिए, तो इसलिए कोलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। सेकेंड फैक्टर क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू मेटल प्लेट्स। दोनों मेटल प्लेट के बीच का सेपरेशन।
दोनों मेटल प्लेट के बीच में या दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में सेपरेशन जितना ज्यादा होगा बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। रीजन इसका बड़ा सिंपल बेटा, मेटल प्लेट, पॉजिटिव मेटल प्लेट पे जो पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, तो जब सेपरेशन ज्यादा होगा तो उसको लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा आने के लिए, और लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो इस लार्ज डिस्टेंस में ज्यादा बार कोलाइड करेगा, और ज्यादा बार कोलाइड करेगा तो अपने काइनेटिक एनर्जी को ज्यादा पॉजिटिव आयंस लूज करेंगे। इस तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। यही चीज निगेटिव आयन के लिए है। सेपरेशन ज्यादा होगा तो निगेटिव आयंस निगेटिव प्लेट पे जब कलेक्ट होने के लिए जाएंगे तो उनको लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा तो ड्यूरिंग मूवमेंट लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स होगा, यानी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। थर्ड, कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा बेटा, यानी नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये आयंस डेंसली पॉपुलेटेड होंगे, यानी एक दूसरे के ज्यादा नजदीक होंगे, तो फ्री मूवमेंट का मौका कम मिलेगा, कोलिजन ज्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करा दें, यानी हमने ज्यादा पानी मिला दिया, अब आयंस एक दूसरे के दूर हो गए, तो एक दूसरे से कोलिजन का चांस कम हो जाएगा, और कोलिजन कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लास्ट, टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते बेटा, वैसे वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। अब टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते आप उसको बॉयल कराने लगे, ऐसा नहीं है। एक लिमिट, एक रेंज के अंदर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यानी लो टेम्परेचर आप 1 डिग्री 2 डिग्री पे चले जाए और उससे टेम्परेचर हम इंक्रीज करा रहे हैं, तो टेम्परेचर राइज के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। उसका रीजन बड़ा सिंपल है, जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज कराते बेटा, वैसे वैसे जो आयंस है उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता तो मूवमेंट इजिली हो सकता है। एक तो हम ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। दूसरा, टेम्परेचर राइज के साथ विस्कस फोर्स डिक्रीज करता है, और विस्कस फोर्स डिक्रीज करेगा तो आयंस का मूवमेंट इजी होगा, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो इस चीज को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। बहुत सारे पुराने जीप के मॉडल्स होते थे जो महिंद्रा वगैरह थे, वहां पे क्या होता था बेटा, हीटर लगा होता था, ठंड के दिनों में हम उसको हीट करते थे बैटरी को, ताकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाए, तब कार आसानी से स्टार्ट हो सकता था, जीप आसानी से स्टार्ट हो सकता था। अदरवाइज की को टर्न करने पे मोटर घूमता तो था लेकिन स्टार्ट नहीं होता था। स्टार्ट क्यों नहीं होता था? मोटर नहीं, उसमें डायनामो होता है। जैसे ये बैटरी है बेटा, यहाँ पे बैटरी है और ये मोटर, ये कार का मोटर है, बैटरी हम चला रहे हैं तो इसको रोटेट करना भाई, और ये रोटेट कब करेगा, इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर मान ले। अब जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, उतना ही ज्यादा टॉर्क अप्लाई होगा, उतना तेजी से ये रोटेट करेगा, करंट आई। तो करंट आई ज्यादा कब होगा बेटा, जब रेजिस्टेंस कम हो। रेजिस्टेंस कम होने के लिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना बहुत जरूरी है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कब कम होगा, जब इसका बैटरी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है और करंट ज्यादा फ्लो करने लगता है, इसलिए कार आसानी से स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखते होंगे ट्रैक्टर हो गया और कुछ एक कार के मॉडल्स हैं जहां पे ठंड के दिनों में वो स्टार्ट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है
और गर्मी के दिनों में आसानी से स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये हो गया बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इतने टॉपिक को आप रिवाइज करिए। नेक्स्ट टर्न हम लोग फिर मिलेंगे। और बैटरी क्या होता है इसको तो हम आज ही डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि बीच बीच में आपने वर्ड बैटरी भी सुना होगा। बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। एक सिंगल सेल लेंगे बेटा तो जो भी सिंगल सेल अवेलेबल होता है उसका एक सर्टेन ईएमएफ होता है, वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे 1.08 वोल्ट या मार्केट में अवेलेबल जो ईएमएफ की बात हम कर रहे हैं भाई, या फिर 1.5 वोल्ट। अब हमको इससे ज्यादा ईएमएफ चाहिए तो हम करेंगे क्या? तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेल को सीरीज में कंबाइन कर देते हैं। इसी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बैटरी या सेल के डिफरेंट फार्मूले पढ़ेंगे। टर्मिनल वोल्टेज, उनका पावर, करंट कितना प्रोड्यूस करते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ केमिकल एनर्जी, पावर आउटपुट, पावर इनपुट, हीट लॉस इनसाइड द बैटरी, इन सारे चीजों को डिस्कस करेंगे और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन जैसा हमने पहले ही कहा बेटा कि ये टर्मिनल वोल्टेज का ये फार्मूला कहाँ से आया, इसको डिस्कस करने के लिए किरचॉफ्स लॉ समझना होगा। तो पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ। उसके 2 लॉ है, एक जंक्शन लॉ, दूसरा लूप लॉ। उन दोनों को डिस्कस करके इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसके बाद हम करंट फार्मूला, पावर फार्मूला, रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन चीजों को रिवाइज करिए। यू स्टे हेल्दी, यू स्टे हैप्पी, सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉइस।